जैसा कि आपका आनंद टारगेट कोचिंग में स्वागत है। आनंद टारगेट ऑनलाइन कोचिंग में हमने आपको 4-5 लगभग आपको वीडियो डाल दिए हैं और इस 4-5 वीडियो में जो सबसे बढ़िया वीडियो है ख़ास तौर से यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए और उत्तर प्रदेश की जितनी भी वर्तमान में परीक्षाएं आने वाली हैं उन सबके लिए सबसे धांसू, सबसे जानदार और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आपका 1 नंबर कंफर्म पक्का, आपको 1 नंबर आपको इसमें परीक्षाओं में पूछेगा। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसको आप लोग प्लीज देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी है। उत्तर प्रदेश का ये पहला एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपको प्रारंभ हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको आप लोग वीडियो में देखिएगा। बहुत शानदार टॉपिक। देखिए, पिछले कक्षाओं में हमने यह बताया था कि आपका प्राचीन भारत के इतिहास में यूपी का क्या योगदान रहा। फिर उसके बाद उसमें 2 पॉइंट और हैं और उसमें 2 पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे। उसमें पहला पॉइंट ये है कि आपको बुद्ध के काल में, महात्मा बुद्ध के काल में या बौद्धिक काल में जो है आपका महात्मा बुद्ध ने जो सबसे पहले अपना उपदेश दिया था वो यूपी के वाराणसी जिले के सारनाथ में दिया था। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि आपको महात्मा बुद्ध ने निर्वाण जो प्राप्त किया था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्राप्त किया था। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु। जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो ये 2 फैक्ट थे। फिर उसके बाद आता है प्राचीन काल के बाद आता है मध्य भारत का इतिहास। और मध्य भारत के इतिहास में यूपी का क्या योगदान ना उसमें कुछ आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं पढ़ना है। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में यूपी का क्या योगदान रहा था, उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में यूपी का योगदान क्या रहा और यूपी का अस्तित्व वास्तविक रूप में कब आया, कैसे आया, इसकी हम चर्चा करेंगे आपको। चलिए देखिए, अगर हम पूरे भारत के नक्शे को देखें, नक्शा कोई आपका खास बनेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यदि हम जो है भारत के नक्शे को देखें तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र कहलाता है उत्तर, ये कहलाता है क्षेत्र, इधर का क्षेत्र कहलाता है दक्षिण और इधर का क्षेत्र कहलाता है पूर्व और इधर का क्षेत्र कहलाता है पश्चिम। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश या उत्तम प्रदेश यहाँ पर स्थित है भारतीय नक्शे में। नक्शे में स्थित है। जब मुगल काल समाप्त हुआ और अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई भारत में, तो क्या हुआ कि इधर जो दिल्ली का क्षेत्र था, दिल्ली के कुछ क्षेत्र, बंगाल के कुछ क्षेत्र, दिल्ली के क्षेत्र, बंगाल के कुछ क्षेत्र और इधर जो था आपका अवध का क्षेत्र था। तो एक बात ध्यान रखना कि जब अंग्रेजों का शासन काल था तो यूपी में जो है आपको, आज के यूपी में दिल्ली के कुछ क्षेत्र यूपी में थे, अवध तो था ही और बंगाल प्रेसिडेंटी का भी क्षेत्र था। तो एक बात ध्यान रखिएगा। तो जब हम अंग्रेजों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, उस उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित होता गया। उत्तर प्रदेश की राजधानियां भी परिवर्तित होती गई। तो चलिए हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय जो है आपको उत्तर प्रदेश
का स्वरूप कैसा था और उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था और उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी राजधानियां थी। तो हमने यहाँ पर यह बताया कि जो आज का उत्तर प्रदेश है वह अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ दिल्ली के क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र और अवध का क्षेत्र इसमें था ही, अवध का क्षेत्र था ही। तो इन क्षेत्रों से मिलाकर के दिल्ली के क्षेत्र से, अवध के क्षेत्र से और बंगाल के कुछ प्रेसिडेंटी क्षेत्र से जो आपका उत्तर प्रदेश आपका बना हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या हुआ 1836 में बंगाल प्रेसिडेंसी के बहुत हिस्से को अलग करके आगरा प्रेसिडेंटी बना करके इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा इसकी राजधानी आगरा रखी गई। कहने का मतलब ये है कि 1836 में उत्तर प्रदेश में जो कुछ जिले थे, कुछ क्षेत्र थे, इसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और अलग करने के बाद इसका नाम जो है यूपी का नाम आगरा प्रेसिडेंटी रख दिया गया और साथ साथ इसका एक और नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा इसकी जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई आगरा। हमने क्या कहा इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि आज का जो यूपी है वो अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली के कुछ क्षेत्रों से और बंगाल के कुछ क्षेत्रों से निर्माणाधीन था। तो क्या हुआ कि 1836 में यूपी के जितने भी बंगाल के क्षेत्र थे, कुछ जो क्षेत्र थे, उसको अलग करके जो है आपको इस पूरे यूपी का नाम आगरा प्रेसिडेंसी रखा गया तथा जो है इसका एक और नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत और इसकी राजधानी बनाई गई आगरा। तो एक बात यहाँ पर फैक्ट ये समझ में आया आपको कि 1836 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत और आगरा प्रेसिडेंसी तथा उसकी राजधानी क्या थी, आगरा। तो एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1836 में यूपी का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था और उसकी राजधानी आगरा थी। वैसे तो मुगल काल में अकबर के शासनकाल में आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी जो है उसकी राजधानी थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो 1836 में यूपी की जो राजधानी थी वो आगरा थी और जो है उसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत या आपको आगरा प्रेसिडेंसी था। पहला फैक्ट ये है। दूसरी बात ये है आपको कि 1858 में दिल्ली के कुछ यूपी में जो क्षेत्र थे उसको यूपी से अलग कर दिया गया और अलग करके साथ साथ 1958 में अवध जो नवाबों का शहर था, नवाबों के कब्जे में था, उसको भी यूपी में मिला लिया गया। तो ये बात है। तो 1858 में जो दिल्ली वाला क्षेत्र था, दिल्ली के कुछ जो हिस्से यूपी में थे उसको अलग यूपी से कर दिया गया और जो है अवध जो था, अवध के जो नवाब थे उनसे अंग्रेजों ने जो है सत्ता हासिल कर ली और जो है उसका एक नया नाम रखा, इसका नाम था उत्तर पश्चिमी अवध प्रांत तथा इसकी राजधानी इलाहाबाद रख दी गई। ये बात ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है कि जब उत्तर प्रदेश से बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्र अलग हुए तो यूपी का नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत या आगरा प्रेसिडेंसी और उसकी राजधानी बनी आपको आगरा। फिर उसके बाद 1858 में जब यूपी में से दिल्ली के कुछ हिस्से हटाए गए, कुछ क्षेत्र हटाए गए, तो उस समय जो है अंग्रेजों ने अवध के नवाब से आपको जो है गद्दी हासिल कर ली और फिर उसके बाद उसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी अवध प्रांत और उसकी राजधानी इलाहाबाद कर दी गई। तो 1836 में यूपी की राजधानी या उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी आपको क्या थी,
आपको राजधानी आगरा थी। फिर उसके बाद जब दिल्ली हटा यूपी में से, दिल्ली के कुछ क्षेत्र हटे यूपी में से, तो उसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध और उसकी राजधानी इलाहाबाद कर दी गई। तो एक बात यहाँ पर बात समझ में आई आपको कि 1836 में यूपी की राजधानी थी आपकी कौन? आगरा। और नाम क्या था इसका? उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1858 में यूपी का नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी अवध प्रांत और राजधानी बनाई गई इसकी क्या? इलाहाबाद। तो ये कुछ बात है। 1836 में आगरा राजधानी थी, 1858 में इलाहाबाद राजधानी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है 1877 में क्या हुआ, यूपी का एक नया नाम रखा गया, इसका नाम था उत्तर पश्चिमी आगरा अवध प्रांत। तो ये ध्यान रखना, 1877 में जो यूपी है उसका नाम रखा गया आपको उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत। बहुत बड़ा इसका नाम रखा गया 1877 में। इसकी राजधानी जो थी वो इलाहाबाद ही थी उस समय भी। फिर इसके बाद 1921 में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी या उत्तर पश्चिमी आगरा अवध प्रांत की राजधानी जो रखी गई वो लखनऊ थी। वो आंशिक रूप से थी, पूर्णतः रूप से नहीं थी। और फिर उसके बाद 1935 में जो है, जब 1935 का अधिनियम पास हुआ तो उस समय जो है उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत की जो राजधानी हो गई वो लखनऊ पूर्णतः हो गई। एक बात ध्यान रखना, तो 1921 में राजधानी कौन बनी? लखनऊ बनी, आंशिक रूप से राजधानी बनी। और 1935 में जो है लखनऊ जो राजधानी बनी वो आपको पूर्णतः बनी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? तो 1921 में। कैसी थी? आंशिक रूप से थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो है आपको उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी कब बनी, तो आप बताएंगे 1935 में। ये बात ध्यान रखना। और लखनऊ का प्राचीन में नाम जो था वो लक्ष्मणपुरी था। ये बात हुई। ये बहुत बढ़िया फैक्ट है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की कब राजधानी बनी? 1921 में। और पूर्णतः लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की कब बनी? तो 1935 में। ये बात ध्यान रखिएगा। जब इतना सब सिस्टम हो गया तो हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। और जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश। एक बात और, जब 1921 में लखनऊ आंशिक राजधानी बनी और फिर उसके बाद 1935 में लखनऊ पूर्णतः राजधानी बनी, तो उस समय उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 1921 में जो है 1921 तथा 1935 के बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश का नाम क्या रख दिया गया? यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त राज्य या संयुक्त प्रांत। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। कहने का मतलब है कि 24 जनवरी 1950 को जो है यूपी का नाम संयुक्त प्रांत था, उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया। अर्थात 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा खास तौर से। और उत्तर प्रदेश की स्थापना भी जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। तो एक बात ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई और उसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश भी रखा गया। एक बात यहाँ पर फैक्ट आप लोग ना, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस जो मनाता है वो मनाता है 24 जनवरी को। जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी तो 2018 में जो है आपको
2018 में जो है उत्तर प्रदेश ने अब 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। मतलब 2018 से उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस फैक्ट को याद रखना कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ या उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई और उसका नाम संयुक्त प्रांत से आपको उत्तर प्रदेश रखा गया। आज तो अब उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या क्या नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन का मतलब राज्यों को गठित किया गया। एक ही राज्य था, उसमें कोई राज्य गठित नहीं किया गया, बस गठन किया गया, इसका पुनर्गठन किया गया। तो एक बात ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को, ये उत्तर प्रदेश का जो 13 यहाँ पर पर्वतीय जिला है, उस 13 पर्वतीय जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया, जिस राज्य का नाम है उत्तराखंड राज्य। तो एक बात ध्यान रखना, 9 नवंबर 2000 को जो है यूपी के 13 जिलों को काट करके जो है आपको उत्तराखंड राज्य बनाया गया। जो आपको अब से अगर पूछ देगा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो वही 9 नवंबर 2000 में आपको। और उत्तराखंड किस जिले से अलग हुआ है, तो आपको यूपी जिले से अलग हुआ है। ये बात कुछ फैक्ट हुई। अब बात करते हैं इसके बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रतीकों की, इससे 1 नंबर परीक्षा में कन्फर्म आता है। एक क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में इससे कन्फर्म आएगा इसके प्रतीकों से। तो चलिए इसके प्रतीकों पर हम बात करते हैं। इसको नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम एक बार रिवीजन कर दें तो इसको एक बात फिर ध्यान रखना, फिर समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम था आपको क्या, उत्तर पश्चिमी प्रांत का 1836 में। इसकी राजधानी आगरा थी। फिर इसके बाद 1858 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी अवध प्रांत रखा गया और इसकी राजधानी इलाहाबाद बनी। फिर 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ बनी, जो आंशिक थी। फिर 1935 में जो है आपको इसकी राजधानी लखनऊ पूर्णतः बनी। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। फिर 1 नवंबर 2000 को जो है आपको यूपी के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके उत्तराखंड नया राज्य बना। अब हम बात करते हैं इसके प्रतीकों की। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं, चलिए देखिए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, वह राजकीय चिन्ह है एक वृत्त, एक वृत्त में 2 मछली, फिर उसके बाद एक वृत्त में 2 मछली, तीर कमान या धनुष और कमान, धनुष पर कमान या तीर चढ़ा हुआ है, और नदी का संगम, 2 नदियों का संगम। ये बात ध्यान रखना। इस तरह हम देखेंगे अगर राजकीय चिन्ह की उत्तर प्रदेश की, इसको राजकीय मोहर भी कहते हैं। एक और बात यहाँ पर, राष्ट्रीय और राजकीय में अंतर होता है। अगर राजकीय की बात होगी तो राज्य स्तर का चिन्ह या राज्य स्तर की प्रतीक या राज्य स्तर की कोई बात, और अगर राष्ट्रीय स्तर का पूछेगा तो देश लेवल का, देश के स्तर की बात होगी। तो ध्यान रखना, राजकीय चिन्ह और राष्ट्रीय चिन्ह में अंतर होता है, तो ये बात ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, इस तरह उसको राजकीय मोहर भी कहते हैं। देखिए क्या है, एक वृत्त रहेगा इस तरह, और वृत्त के अंदर 2 मछली रहेंगी,
किसानुसान बही में या मार्कशीट उर्कशीट में आप लोग देखेंगे। फिर इसमें दो नदियों का इस तरह संगम रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है आपको तीर कमान रहेगा। तो इस तरह जो है आपको उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। एक वृत्त में दो मछली, दो नदियों का संगम और तीर धनुष। इस चिन्ह को जो है 1916 में जो है जेम्स थॉमस नामक अंग्रेज ने बनाया था। और फिर उसके बाद जो है इस राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकार कर लिया गया। 1938 में इसको स्वीकार कर लिया गया और ये राजकीय चिन्ह बनाया गया था जेम्स थॉमस के द्वारा 1916 में। 1916 में जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह थॉमस के द्वारा तैयार किया गया और 1938 में इसे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के रूप में क्या कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया, जो आज तक उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बना हुआ है। तो ये बात हुई राजकीय चिन्ह की। अच्छा, एक और बात, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में जो दो मछली है, तीर धनुष है, दो नदियों का संगम है, यह कुछ न कुछ बातों का प्रतीक है। ये कुछ न कुछ आपको बताता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दो मछली जो है यह बताती है कि यहाँ पर अवध राजा थे, अवध के नवाब थे। नवाब मतलब मुसलमान, मुसलमानों का प्रतीक ये दो मछलियाँ हैं। फिर इसके बाद तीर जो धनुष है, तीर धनुष खास तौर से ये मुसलमानों का प्रतीक है। और मुसलमानों की जो प्रमुख सत्ता थी वो किसका कौन सत्ता थी? अवध थी। तो ये खास तौर से अवध का प्रतीक है जिस पर मुस्लिम शासकों का क्या था? कब्जा था। तो ये जो मछलियां हैं ये अवध के नवाबों को प्रदर्शित करती हैं या दर्शाती हैं या अवध को दर्शाती हैं। ये जो तीर धनुष है, तीर धनुष ये भगवान श्री राम का जो है प्रमुख अस्त्र था। और जो ये तीर धनुष है ये जो है अयोध्या नगरी को या कौशल नगरी को क्या करती है? दर्शाती है। तो ये बात ध्यान रखना, ये अवध को ये। और जो ये दो नदियां हैं, ये दो नदियां गंगा और जमुना, गंगा जमुना है, जिनका दोनों का मिलान जो है, दोनों का संगम जो है प्रयागराज में हुआ है। तो ये प्रयागराज को प्रदर्शित करती हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो तीर धनुष है ये अयोध्या को दर्शाता है और जो दो मछली हैं वो अवध को प्रदर्शित करता है। और जो नदियां हैं, दो नदियों का जो संगम है वो आपको प्रयागराज को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये राजकीय चिन्ह की बात हुई। अगर हम बात करें राजकीय पशु की, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दो मछली और तीर धनुष। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। बारहसिंघा देखिए, बहुत ही विचित्र एक प्रकार का हिरण टाइप का ये पशु है, जानवर है। इसके मुख के ऊपर जो है 12 सिंग पाई जाती है। और ये जो बारहसिंघा है, यह बारहसिंघा एक ऐसा पशु है जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है लखीमपुर खीरी, उसके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में यह आपको बारहसिंघा पाया जाता है। एक खास बात और बारहसिंघा है कि एक संस्था है IUCN, वह एक बुक जारी करती है, इसका नाम है रेड डाटा बुक। ये एक लाल रंग की किताब होती है। इस किताब में दुर्लभ जाति के जानवरों, संकटग्रस्त जाति के जानवरों के बारे में वर्णन किया जाता है। कहने का मतलब कौन से जानवर नष्ट समाप्त होने वाले हैं या कौन से जानवर समाप्ति के कगार पर है, उन सब का वर्णन इस रेड डाटा बुक में किया जाता है। तो जो ये बारहसिंघा है, इसको संकटग्रस्त जी में रखा गया है।
तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा, इसको स्क्वैप डियर के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, स्क्वैप डियर। फिर उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। और हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है, लेकिन हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी क्या है, हॉकी है। ये बात ध्यान रखना, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी और भारत देश का या राष्ट्रीय खेल भी क्या है, हॉकी है। इस समय जो है हमारे हॉकी राष्ट्रीय टीम के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बहुत ही अच्छा खेल है हॉकी, और हमने हॉकी के वर्ल्ड कप में बहुत सारे आपको विश्व कप भी जीते हैं। फिर एक नया फैक्ट आपको आया है, राजकीय मछली। उत्तर प्रदेश की राजकीय जो मछली है वो चीतल है, चितला। ये गंगा यमुना सरस्वती में पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है, यमुना में पाई जाती है। चितला राजकीय मछली सफ़ेद रंग की होती है, सिकुड़ी हुई होती है ये आपको राजकीय मछली। फिर हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस या क्रोंच, इसको क्रोंच भी कहते हैं, क्रोंच। तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है सारस या आपको क्रोंच है। ये सारस आपको तालाबों में पाए जाते हैं, सरोवरों में पाए जाते हैं, इसलिए सरोवर में पाए जाने के कारण इसका नाम ही पड़ गया है सारस। बहुत सुंदर जीव होता है ये सारस। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। बड़ा इसका महत्व है अशोक का। अशोक का मतलब सारे शोकों को नष्ट करने वाला। कहने का मतलब अशोक का जो वृक्ष है वो आपके शरीर में उत्पन्न जो रोग होते हैं और उस रोग से जो शोक उत्पन्न होता है उसको नष्ट करने वाला आपका कौन सा होता है, अशोक का वृक्ष होता है। इसको कहीं कहीं इसको पूजा भी जाता है अशोक का। तो राजकीय वृक्ष क्या है हम लोग के उत्तर प्रदेश का, आपको अशोक। फिर राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश है। इसको एक और नाम से जानते हैं टोन्स। और एक बात ध्यान रखना, 4 जनवरी 2011 को जो है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है पलाश, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी। फिर उसके बाद एक बात और, जो पलाश होता है वो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आग वाला वृक्ष है, इसीलिए इसको जो है हम लोग आग वाला पुष्प भी कहते हैं, आग वाला पौधा भी कहते हैं। आग ऐसा दिखाई देगा, ऊपर जो है खूब आग ऐसी रहेगा, नीचे इस तरह। तो ये आपको आग वाला पौधा भी होता है। इसमें जो है ऐसा लगता है कि ऊपर के तरफ आग निकल रही है, इसलिए इसको जो है हम क्या कहते हैं, आग वाला पुष्प कहते हैं या आग वाला पौधा कहते हैं। तो हमारा राजकीय पुष्प कौन है, पलाश, इसको टोन्स भी कहते हैं। और इसको यूपी सरकार के द्वारा 4 जनवरी 2011 को जो है आपको क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। फिर हमारी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, लिपि देवनागरी है। और हमारी जो द्वितीयक भाषा है, सेकेंड भाषा है, वो है उर्दू। तो एक बात ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी, जिसको 1948 में स्वीकृति दी गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और जो है आपको हमारे जो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा है वह उर्दू है, इसको 1989 में द्वितीयक राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग। उत्तर प्रदेश की जो नदी है, राजकीय नदी, वो गंगा है, और भी बहुत सारे, ये आप लोग इतना याद रखना। तो ये कुछ फैक्ट हैं। अच्छा,
अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में, देखिए जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल। मतलब उत्तर प्रदेश को 18 मंडल में क्या बांट दिया गया है। और इस 18 मंडल में यूपी के 75 जिले क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। मंडल का मतलब होता है कि यूपी में जो जितने भी जिले हैं उसको एक मंडल में रखा जाता है। जितने जिले नहीं, जैसे 3-4 जिले हुए उसको एक मंडल में रख दिया गया, 3-4 जिले हुए एक मंडल में रख दिया गया। तो यूपी में कुल मिलाकर के 18 मंडल हैं और इन 18 मंडल में यूपी के 75 जिले हैं। तो एक बात ध्यान रखना, यूपी में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। अब एक बहुत यहाँ पर बहुत बढ़िया फैक्ट है कि यूपी का 18वां जो मंडल है वो कौन है? आपका अलीगढ़। यहाँ पर लिख दे रहे हैं उर्दू जो था 1989 में, ये 1948 में है। हाँ, कुल क मंडल हैं? 18 मंडल हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि यूपी में जो 18 मंडल हैं, इस 18 मंडल में आपको जो 18वां मंडल बना वो बना आपका कौन? अलीगढ़। तो एक बात ध्यान रखना, यूपी में कुल 18 मंडल हैं। मंडल को हम संभाग भी कहते हैं। तो यूपी में कुल 18 संभाग हैं या 18 मंडल हैं। और जो 18वां जो आपका संभाग है या 18वां जो मंडल बना वो कौन बना? अलीगढ़ बना। अब एक बात ध्यान रखना, 18 मंडल में जिले रखे गए हैं। तो यूपी का जो सबसे बड़ा मंडल है वो कानपुर मंडल है और इस कानपुर मंडल में कुल 6 जिले रखे गए हैं। ये बात ध्यान रखना, 6 जिले रखे गए हैं। आपका हम लोग का है वो वाराणसी मंडल है, उसमें आपका जौनपुर, फिर उसके बाद आपका जौनपुर है, फिर उसके बाद आपका सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर नहीं है। तो इसी तरह जिले रखे गए हैं। तो ये ध्यान रखना, जो आपका यूपी में कुल 18 मंडल हैं और जो 18वां मंडल है वो कौन सा है? अलीगढ़ मंडल है। और सबसे बड़ा मंडल जिसमें सबसे अधिक जिले रखे गए हैं वो है आपका कानपुर मंडल, जिसमें कुल 6 जिले रखे गए। अगर हम बात करें कि सबसे छोटा जो मंडल यूपी का कौन सा है, तो वो बहुत सारे हैं, 4 मंडल हैं। एक आजमगढ़ मंडल है, एक झांसी मंडल है, एक मिर्ज़ापुर है, एक बरेली है, सहारनपुर है। तो ये कट हुए 1 2 3 4 5, लगभग 5 जो है यूपी के आपको सबसे छोटे मंडल हैं जिनमें 3-3 जिले रखे गए हैं। तो हमने क्या कहा कि मंडल का मतलब क्या होता है कि मंडल में जिलों को रखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 जिलों को रखा जाता है। एक मंडल में 6 जिले या 2 जिले 3 जिले 4 5 जिले से हो सकते हैं। तो यूपी में कुल 18 मंडल हैं और जो 18वां मंडल है वो है अलीगढ़ मंडल है। फिर उसके बाद यूपी का जो सबसे बड़ा मंडल है वो है कानपुर मंडल, जिसमें 6 जिले हैं। और यूपी का सबसे छोटा जो मंडल है वो आपका है, कौन कौन मंडल हैं? आजमगढ़ है, इसमें भी 3 जिले, झांसी है, इसमें भी 3 जिले, मिर्ज़ापुर है, इसमें भी 3 जिले, बरेली है, इसमें भी 3 जिले, सहारनपुर है, इसमें भी 3 जिले। तो ये बात ध्यान रखना। और मंडल को हम संभाग भी कहते हैं। अब आप जानेंगे कि यूपी में कितने जिले हैं? कुल 75 जिले हैं। यूपी में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। आप लोग कमेंट्स में एक जवाब दीजिएगा और ज़रूर जवाब दीजिएगा कि यूपी का 75वां जिला कौन सा है? यूपी का 75वां जिला कौन सा है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें यूपी में कुल तहसील की, तो कुल यूपी में 350 क्या हैं? तहसील हैं। यूपी में कुल कितनी तहसील है? 350 तहसील है। और यूपी में कुल नगर निगमों की संख्या है 17। पहले 16 थी, अब 17 हो गई है। और जो 17वां नगर निगम बना है वो कौन बना है? शाहजहांपुर बना है। अब एक बात ध्यान रखना कि यूपी में कुल कितने नगर पालिका हैं? तो यूपी में कुल 198 नगर पालिका हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें
कि यूपी में कुल कितनी क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक हैं, तो कुल 950 ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत हैं। क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक या सामुदायिक विकास प्राधिकरण ये है। फिर अगर हम बात करें यूपी में नगर पंचायत की संख्या कितनी है, तो 438 है। अगर हम बात करें यूपी में गांवों की संख्या, कुल गांवों की संख्या, तो आपको इतनी है। अगर हम बात करें यूपी में आर्थिक संभाग की बात करें तो इसकी संख्या 4 है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो इतनी संख्या है। यूपी में नगरों की हम बात करें तो 915 नगर आपको हैं। ये सब हैं, आपको कुछ फैक्ट आपको याद रखना होगा और इसको जो है आप लोग घोल जाइएगा अपने दिमाग में, इसको रट जाइएगा क्या कैसे कैसे सिस्टम है। फिर उसके बाद इसकी हम जो है आपको आगे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कौ % है पूरे भारत का। फिर उसके बाद नदियों के बारे में बात करेंगे। और एक खास बात बता रहे हैं, हम आएंगे पिछले बार तो हम बताएंगे कि यूपी से 8 आपको प्रधानमंत्री बने हैं भारत देश के। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज की क्लास जो है इनसे ख़त्म होती है। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और जो है आपको इसको याद रखिएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण आपको फैक्ट है। धन्यवाद।